डियर बिहार फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स, भरोसा बिहार फार्मासिस्ट की इस सीरीज में आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनके पूछे जाने के चांस है, तो जरूर से सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ बोला गया। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 300 बेड साइज हॉस्पिटल। देखिए अब आप लोग फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं तो जरूर से इस तरीके के क्वेश्चन आने बनते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है। अब यदि बात करें बेड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर यदि 300 बेड है तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है। किस प्रकार से आपको याद रखना है, देखिए ट्रिक लगाइएगा। यदि मैं फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट कितना कुछ बोलूँ, 3, 5, 8, 10, 15, ये याद रखना है आपको। अब देखिए बेड कितना कुछ बेड में, कितना कुछ जब बेड रहेगा हॉस्पिटल में तो उतना आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ये बोला गया। तो अप टू 50 बेड रहा तो 3 फार्मासिस्ट, ठीक है। 100 तक में 5 फार्मासिस्ट, 200 में आपके 8 हो जाते हैं, और 300 में 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर होता है। वहीं पर 500 में 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये जो टेबल है, उसको जरूर से याद रखिए। इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अभी 300 का दिया गया है, 200, 100, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल यहाँ पे आप कमेंट करके अब बताते जाइएगा कि जैसे मैंने आपको टेबल बताया उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए दिख भी गया आपको ये पूरा टेबल, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच सपोर्टिंग सर्विस हेल्प द क्लिनिकल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल फंक्शन। चलिए अब क्या बोला गया, इनमें से कौन सा सर्विस है जो कि क्या करेगा, हॉस्पिटल के फंक्शनिंग के लिए क्या रोल प्ले करता है, कह सकते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा हॉस्पिटल के फंक्शनिंग के लिए। तो आप ही बताइए, हॉस्पिटल में आपने अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करी होगी, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो आपने हॉस्पिटल में क्या कुछ देखा कि नर्सिंग स्टाफ भी होता है, ठीक है, पैथोलॉजी लैब वगैरह भी होते हैं, ताकि आप अपना यूरिन सैंपल हो या ब्लड सैंपल हो वहाँ टेस्ट कराकर डायग्नोसिस हो सके उनका। एनेस्थेशिया हो गया, ब्लड बैंक हो गया, ये सारे क्या कुछ है, ये सपोर्ट सर्विसेज हैं, ओके, जो कि हॉस्पिटल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दिया गया नर्सिंग सर्विस, पैथोलॉजी सर्विस, एनेस्थेशिया सर्विस, तो बिल्कुल ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्या कुछ तो आपके जो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई जो होंगे, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स वगैरह स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये इनका सप्लाई का रहेगा। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, बिल्कुल रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह जो मशीन जहाँ पर रहती है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है डायग्नोसिस में आ जाएंगे आपके पैथो लैब वाले। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड सर्विस, ब्लड बैंक, डाइटरी सर्विस, ये सभी क्या कुछ है, सपोर्टिंग सर्विस में आते हैं। नेक्स्ट, विच इज द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन क्या है, जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं आपका हॉस्पिटल फार्मेसी जो होता है, हॉस्पिटल में मीन जो फार्मेसी है उनका काम क्या कुछ होगा, तो बिल्कुल क्या करते हैं वो डिस्पेंसिंग करते हैं। कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन आई तो उनका क्या करते हैं, वो डिस्पेंस करते हैं। अब डिस्पेंस करना है तो ऑब्वियस सी बात है, ड्रग को क्या करना होगा, परचेज करना होगा, उनकी इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट का काम होगा। रिसर्च, अब आप बोलेंगे हॉस्पिटल में कैसा रिसर्च, तो हॉस्पिटल में रिसर्च बिल्कुल होगा। किस प्रकार से, जैसे कि कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है ड्रग का, यूजेस, साइड इफेक्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पता चलता है, हॉस्पिटल के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि जो भी पेशेंट है वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके काउंसलिंग के थ्रू पता चलेगा। तो ये सारी चीजों का फंक्शन रहता है किनका, हॉस्पिटल फार्मेसी का। ऑल ऑफ द हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो डिस्पेंसिंग, ठीक है, टीचिंग, रिसर्च, कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग। अब बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग तो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल को आप इमेजिन करेंगे, जहां पर सभी चीज़ों का फैसिलिटी, जैसे कि यहाँ पर कंपाउंडिंग की बात करें, ठीक है, तो कंपाउंडिंग जो होगा वो सारा चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में आ जाएगा। ओके, तो ये फंक्शंस हो गए हॉस्पिटल फार्मेसी के। नेक्स्ट है 5th एडिशन ऑफ NABH
हॉस्पिटल स्टैंडर्ड वाज रिलीज्ड ऑन। ठीक है, अब ये NABH क्या है, तो एक प्रकार से ये एक्रीडेशन इट मीन्स क्या होता है, मान्यता। जैसे कि आप गोल्ड वगैरह लेते हैं तो उनमें क्या होता है, एक प्रकार से सिंबल होता है जिनके थ्रू क्या होता है, आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल अच्छे है, अच्छी क्वालिटी का है, सही है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, अब ये एक्रीडेशन, ये जो मान्यता है वो हॉस्पिटल्स को भी प्रोवाइड किया जाए, एक प्रकार से एक स्टैंडर्ड बनाया जाए कि यदि NABH का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये इनका क्या होता है, फुल फॉर्म है। तो ये जो NABH का लोगो कह लीजिए या मार्क है, ये जिन हॉस्पिटल को दिया जाएगा, क्योंकि तब जाकर वो कहलाएंगे कि हाँ बिल्कुल सारे स्टैंडर्ड हैं, वो ये फॉलो करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पेशेंट के केयर के लिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं। तो ये जो इनका एक्रीडेशन है, मान्यता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। आपने ज़रूर से देखा होगा, अभी मैं आपको लोगो भी दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा। तो जो 5th एडिशन है वो लेटेस्ट है, ओके, जो कि लाया गया है फरवरी 2020 में। अब ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकार वगैरह होती है 5 साल के लिए बनती है, वैसे ही समझ लीजिए इनका जो कैसे इनको मान्यता जो प्राप्त होती है वो 4 साल के लिए हुई होती है कि बिल्कुल ये स्टैंडर्ड है NABH के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर से उनका क्या होता है, फिर से परीक्षण होगा, फिर से जांच होगी उस पर, फिर वो उस सभी में खरे उतरेंगे, तब जाकर उनको फिर नेक्स्ट स्टेप पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से 4-4 साल ये साइकिल है जो चलती है। तो 3rd एडिशन आपका आया था नवंबर 2011 में, फिर 4th आया 2015 में, और जो 5th है वो 2020 में आया हुआ है। ठीक है, 4-4 साल ये साइकिल जो है वो चलती है। नेक्स्ट है द MCQs फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एप्लीकेबल टू। चलिए, तो अब ये MCQs क्या है, तो ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं भाई। ठीक है, तो ये जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी 2020 में इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन से स्टैंडर्ड फैसिलिटी के अंदर ये NAQs का आएगा, तो ये सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आती हैं। ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ऑपरेट करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। MCQs का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि क्या कुछ है आपका नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपको अपने बिहार फार्मासिस्ट में अच्छे नंबर से बिल्कुल क्वालिफाई होना है तो जरूर से आप लोग यहाँ पर भरोसा बिहार फार्मासिस्ट की सीरीज़ में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको फास्ट ट्रैक में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर डील किए जाएंगे। टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी तो बहुत ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो जरूर से इसमें आप लोग ज्वाइन करिए। नेक्स्ट है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ। अब देखिए, हॉस्पिटल में क्या है, कमिटीज़ होती, गठन किया जाता है ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली हो सकें। और ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी क्या कुछ देखेंगी, तो जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है जिसमें सारी चीज़ें लिस्टिंग होती है, कौन से ड्रग का यूज़ हॉस्पिटल में किया जाता है उनके लिए संपूर्ण जानकारी होती है, पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं हॉस्पिटल की, वो सारी चीज़ें कौन प्रिपेयर करेगा, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। ठीक है, तो अब इस कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, जो कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपके फिजिशियन, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी स्टाफ, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव का भी एक आदमी होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ। जी हाँ, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या कुछ है यहाँ पर देखिए, फिजिशियन, फार्मासिस्ट सभी इंपॉर्टेंट है, यही सभी तो पेशेंट के केयर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान इनको रखिएगा। विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। उद्देश्य क्या कुछ होता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का, ये बोला गया। तो क्या करना है, तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी क्या करेगा, एडवाइस करेगा। जो कमेटीज़ होंगी और हॉस्पिटल में सब कमेटीज होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे ऑर्गन रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट, जैसे कि आई का डिपार्टमेंट है, लीवर का है, लंग का है, वैसे ही तो इनमें क्या एडवाइजरी कमेटी रहेगी, एडवाइस करेंगे। एजुकेशनल प्रोग्राम चलाएंगे जो अपने स्टाफ साथ ही साथ जो पेशेंट है उनको एजुकेट करेंगे।
ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन, तो बिल्कुल ड्रग सेफ्टी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अकॉर्डिंग उनके लिए वो सर्च भी करेंगे। इट मीन्स वो सारी चीज़ों को काउंसिल करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। मॉनिटर किया जाएगा कि ड्रग सेफ है कि नहीं, किसी प्रकार का एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है पेशेंट को, इस प्रकार से वो मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सारे काम होते हैं फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के। ऑल ऑफ द हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर, ठीक है, ताकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रिवेंट और मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट है ICC स्टैंड्स पर, देखिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से आपको जरूर से जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं, जैसे कि ICC, तो ये क्या है, एंड ये आपके जनरली आपको बहुत सारा चीज़ों इसमें एब्रीविएशन का एक लिस्ट बना लेना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी NAQS NB जो आपका NABH देखा, वैसे ही देखिए ICC क्या कुछ होगा, तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। जैसे कि हमने अभी क्या देखा, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, तो वो क्या करेंगे, मेनली ड्रग के सेफ हैं कि नहीं, इनके सारी चीज़ों पर उनका काम रहेगा। बट इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या कुछ करता है, हॉस्पिटल में जैसे कि ऑलरेडी जो भी पेशेंट आए होंगे अब उनको वो प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्फेक्शन होने की चांस होती है हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत से अलग अलग टाइप के पेशेंट होते हैं, तो इन्फेक्शन को मिनिमाइज करना है, जिससे कि साथ ही साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर जो प्रोफेशन है उन पर कोई भी और इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए वो सारी चीज़ों को बनाएंगे कि किस तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। वो सारे स्टैंडर्ड वो सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी ये होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो मैंने आपको बताया वो क्या होता है, तो वहाँ पर लिस्टिंग की जाती है ड्रग की, ठीक है, लिस्टिंग हो जाएगा ड्रग का यहाँ पर करेक्ट, जो भी ड्रग हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनका पूरा संपूर्ण जानकारी कह सकते हैं, उनका जेनरिक नेम, उनका ब्रांड नेम, उनका डोजेस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें वहाँ पर रहती है, क्या कुछ डोज है, रिपीटेशन कितना है डोज का, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसको हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में आती हैं। नेक्स्ट है ILR कैन मेंटेन द टेम्परेचर विथ व्हाट रेंज। अब देखिए जनरली जो इंसुलिन वगैरह हो गया, इस तरीके से जो इंजेक्टेबल ड्रग होती हैं उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है एक टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन रखते हैं, जिसे कोल्ड टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर इस तरीके से आप देखते होंगे, ठीक है, और उनका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री होता है। जनरली इंजेक्टेबल वगैरह जो होते हैं, वैक्सीन वगैरह, उनको यहाँ पर स्टोर करते हैं। द ड्रग दैट बियर हाइटेंड रिस्क ऑफ काउजिंग पेशेंट हार्म आर नोन एज, ऐसे ड्रग जिनका हायर हो रिस्क उनको हम क्या कहेंगे, हाई रिस्क ड्रग। बिल्कुल, तो ऐसे ही हिंट आपको समझना है कि बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, फिर इसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर जाएंगे। इमरजेंसी ड्रग, हाई रिस्क ड्रग, ट्रीटमेंट ड्रग, NDPS ड्रग, तो ये सभी क्या कुछ हो जाएगा, हाई रिस्क ड्रग यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाई रिस्क ड्रग में आ जाएंगे ये इमरजेंसी ड्रग, NDPS मतलब वही नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग, ये आपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में भी स्टडी किया होगा, ठीक है, नशीली दवाएं कह सकते हैं इनको हम। नेक्स्ट, विच ड्रग इज इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग किसे कहेंगे, ठीक है, H1 ड्रग इट मीन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता, एल्प्राजोलम, सेफिक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन, ऑल ऑफ दिस, तो ये क्या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए सभी क्या है, ऐसे ड्रग हैं जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं दे सकते, तो आपके किस में आते हैं, शेड्यूल H1 में आते हैं, और ये भी आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आप अच्छे से इनको डिटेल्स स्टडी करेंगे सारे शेड्यूल को। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइज, ठीक है, चलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कैरिंग कॉस्ट के लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, मीन्स कैरिंग मतलब क्या होता है, रखने वाला कॉस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी सामान है तो उनको रखने के लिए जगह वगैरह चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, तो आपका कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, बहुत कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, सप्लायर प्राइस, तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको EOQ कहते हैं, वो दोनों के लिए होता है, कैरिंग कॉस्ट और आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने कितना कुछ ऑर्डर करें और इनको कैरी करके रखने में क्या कुछ यहाँ पर और एक्सपेंसेस लग रही, इन सभी का कैलकुलेशन से, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेथड होता है उनके थ्रू इन्वेंट्री कंट्रोल में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल में आपने ABC स्टडी किया होगा, ठीक है, VED स्टडी किया होगा, वैसे ही EOQ भी होता है।
नेक्स्ट है देखिए आ ही गया, इन VED एनालिसिस D स्टैंड्स फॉर, VED क्या होता है, ये भी आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड हैं। ओके, इन्वेंट्री मतलब क्या कुछ है, सामग्री, जो भी चीज़ें आप लोग अपने बिजनेस में यूज़ करें, जैसे कि कोई भी बिजनेस हो। अब जैसे कि हम बात करें अपने फार्मा में ही, तो आपके जो जितने भी जैसे टेबल, डेस्क, रेफ्रिजरेटर, AC, जो भी चीज़ें आप लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन से लेकर सब कुछ आपके इन्वेंट्री में आएंगे। तो आपका VED वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल, ये 3 कैटेगरी होती है। VED की D होता है जहाँ पर डिज़ायरेबल, V वहाँ पर होगा वाइटल। ऐसे ड्रग जो कि बहुत ही एसेंशियल है, वो आपके क्या कुछ हो जाएंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि रन कराने के लिए ज़रूरी हैं उस चीज़ को, तो वाइटल। एसेंशियल क्या कुछ हो जाएगा, ज़रूरी होना, और डिज़ायरेबल इट मीन्स जिनका थोड़ा कम महत्व हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन कम इन विच सिस्टम। चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन, ये आपका किस में आ जाएगा, आप सप्लाई चेन पर हम लोग आते जा रहे हैं ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किन किन मेथड का यूज़ किया जाएगा। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम फॉर आउट पेशेंट, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम फॉर इन पेशेंट, क्या कुछ होगा, तो ये आपका चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट वाला होता है, वो आपके बिल्कुल कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम फॉर इन पेशेंट। पहली बात तो ये सारे सिस्टम इन पेशेंट के लिए होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब इसके बाद आता है इंडिविजुअल और आपके कंप्लीट फ्लोर स्टॉक। तो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक में चार्ज और नॉन चार्ज दोनों आते हैं। ठीक है, अब इसके और भी डिवाइड होते जाएंगे, भी देखते जाइएगा और क्वेश्चन आएंगे इनसे। तो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में चार्ज और नॉन चार्ज, ये दोनों टाइप के फ्लोर स्टॉक ड्रग होते हैं सिस्टम। ओके, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड, आउट पेशेंट जो होंगे, ठीक है, जो कि बेड कंज्यूम नहीं करते, तो उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर बोला गया कि कितने टाइप के आउट पेशेंट होते हैं। तो बिल्कुल इमरजेंसी पेशेंट जो कि एकदम इमरजेंसी केस में आए हुए हैं, रिफर्ड पेशेंट, रिफर्ड मतलब कि जैसे कि बोला गया है कि स्पेसिफिक ऑर्गन रिगार्डिंग, ठीक है, रिफर्ड पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, ठीक है, और जनरल पेशेंट, ये सभी आउट पेशेंट के क्लासिफिकेशन में आते हैं। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जनरल पेशेंट में जैसे कि सिंपल सा सर्दी खांसी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो आपकी जनरल पेशेंट हो गया। रिफर्ड पेशेंट में क्या कुछ होगा, जैसे कि डेंटल हो गया। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को हम रिफर्ड पेशेंट कहेंगे। इमरजेंसी पेशेंट मतलब कि क्या कुछ है, एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट। और एम्बुलेटरी पेशेंट में क्या कुछ होगा, जब कभी भी जैसे रूटीन चेकअप, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर, ये सारा चेकअप क्या हो जाएगा, एम्बुलेटरी पेशेंट में आते हैं। ICCU मीन्स, देखिए अभी तक आपने ICU देखा होगा, है ना, उनका फुल फॉर्म देखा होगा। अब ICCU का क्या कुछ है फुल फॉर्म, तो ये क्या कुछ है आपका, ये आपके इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट कहलाते हैं। कोरोनरी केयर यूनिट मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पर हार्ट रिगार्डिंग केयर, हार्ट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हो, तो आपका इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में आता है। ठीक है, तो चाहे वो हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट है, इनके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर होती है। सैटेलाइट फार्मेसीज आर इन विच टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखिए हॉस्पिटल में दो तरीके से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। तो जब वो डिसेंट्रलाइज है मतलब उनका कोई एक निश्चित सेंटर नहीं है, सैटेलाइट जैसे हुए बिखरे हुए हैं वो, तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज केस में आ जाएगा आपका सैटेलाइट फार्मेसीज का एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, यहाँ डिसेंट्रलाइज में ही सैटेलाइट फार्मेसीज बनाई जाती है, छोटी छोटी फार्मेसी हर जगह आपको देखने को मिलेगी एक ही हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है एनी सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट्स वेन मस्ट बी। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन कह सकते हैं जो इंजेक्ट किया है वेन में, वो क्या होना चाहिए, तो वो स्टेराइल और पायरोजन फ्री होना चाहिए। स्टेराइल मतलब कोई भी कंटामिनेशन ना हो, और पायरोजन क्या होता है, ये आपके फीवर काउजिंग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपका IV फ्लूइड्स हो वो स्टेराइल और पायरोजन फ्री होना चाहिए। ठीक है, कोई भी IV फ्लूइड कोई भी आपके पेरेंट्रल रूट से दे। विच इज़ द टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। फार्मास्यूटिकल में कितने इनकम्पैटिबिलिटीज़ होते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि जैसे कि दो चीज़ों को साथ में दिया जा रहा है और वो दोनों फिर क्या है कंपैटिबल, एक के साथ कह सकते हैं साथ में जो ना रह पाए, साथ में रहकर रिएक्ट कर जाएं, कुछ अलग इफेक्ट शो करते, तो इनकम्पैटिबल ये कहलाते हैं। आप लोग कहते हैं कि दो लोगों से जब उनका पड़ता नहीं तो वो इनकम्पैटिबल नहीं है, कहते हैं वैसे ही। ओके, फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, बिल्कुल तीनों टाइप की इनकम्पैटिबिलिटीज़ होते हैं, तो बहुत एन भी हो जाएगा यहाँ पर।
करेक्ट, ठीक है। फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिक, ये 3 टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होती हैं जब कभी भी क्या किया जाए, क्या कुछ है तो यहाँ पर अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली 2 चीज़ों को यदि मिक्स कर दिए जो कि अफेक्ट करेगा सेफ्टी, एफिकेसी, अपीयरेंस, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ों को जो प्रोडक्ट हैं उनका। चलिए, What substances are generally added to the total parenteral nutrition solution? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो रहेंगे उनमें क्या कुछ सब्सटेंस है जो कि ऐड होता है। अब ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, जब ऐसी स्थिति, गंभीर स्थिति जहाँ पर आप अपने माउथ के थ्रू अपना डाइजेशन, जो अपना डाइट है वो ना ले पाए, अपना फूड है ना ले पाए, केवल आपका एकदम एक्सीडेंटल कंडीशन है जैसे कि, तो आईवी वगैरह के थ्रू आपको दिया जा रहा है आपकी फ्लूइड, जो भी फूड है उनको, तो उनमें क्या कुछ होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, उनमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, उनमें वाइटामिन्स होना चाहिए, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस एलिमेंट एंड वाइटामिन हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं यही सारी चीज़ हमारे न्यूट्रिएंट्स में होती है, ओके, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीज़ें तो आप, ये तो ईजी है, ये तो समझ आ जाएगा, बट इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस एलिमेंट और वाइटामिन ये भी एसेंशियल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एरिया फॉर प्रिपेयरिंग TPN सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बनाने के लिए क्या एरिया चाहिए, तो ये आपके लेमिनार फ्लो जहाँ पर हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना देखने को मिले, ऐसा एरिया जरूरी है। तो इन अ क्लीन मेडिकेशन रूम ऑन द, देखिए क्या कुछ बोला गया, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, इन द सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट। सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट ये हमारा मैटर नहीं करेगा, जब हमें लैमिनार फ्लो हुड हो वहाँ पर फार्मेसी में हमें क्या होगा, इनका प्रिपेयर कर रहा होगा। लैमिनार फ्लो हुड में क्या कुछ होगा, कोई भी प्रकार की कंटामिनेशन होने की चांस नहीं होंगी, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अंडर लैमिनार फ्लूइड कह सकते हैं एसेप्टिक एरिया जिसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इज, अब रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या कुछ होंगे, ये ऐसे सब्सटेंस, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल यूज में आते हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, तो उनको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो क्या होगा, एक रेडियो न्यूक्लियस होगा और कैरियर मॉलिक्यूल होगा जिसके थ्रू ये फिर आगे चलकर ट्रांसमिट होंगे और इनका इफेक्ट फिर देखने को मिलेगा डिजायरेबल एरिया में, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल, रेडियो न्यूक्लियस और कैरियर मॉलिक्यूल दोनों ही जरूरी है, जहाँ पर बहुत ही एनबी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। बिना कैरियर मॉलिक्यूल के कैसे ही परफॉर्म करेंगे। चलिए, गोल्ड 198 यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, गोल्ड 198 किन के ट्रीटमेंट में यूज आता है, कैंसर, फोटोसिंथेसिस, थायराइड फंक्शनिंग एंड एनीमिया। तो यदि गोल्ड 198 की बात करें तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज में आता है। जितने भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं और उनके यूजेस को जरूर से याद रखेंगे, गोल्ड 60 और कोबाल्ट 60, गोल्ड 198, ये सभी इंपॉर्टेंट। आयोडीन 131 कई बार फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो कि थायराइड डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज में आता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ डिस्पोजिंग रेडियो एक्टिव इज, तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उनको डिस्पोजल कैसे किया जाए, ठीक है। उनका कैसे हम लोग निदान करेंगे कह सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको डिस्पोजिंग का जो मेथड है वो क्या कुछ यहाँ पर यूज में आना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को अफेक्ट भी ना कर सके। होल्ड और डिके, बिल्कुल इनकी एक्टिविटी को रखा जाए, मतलब कि उनको हम रखेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं, रेडिएशन है, ये रिलीज करते होते हैं, तो एक टाइम में वो पूरी तरीके से रेडिएशन उनसे रिलीज हो जाएगी। तो होल्ड और डिके मतलब कि उनका सेल्फ लाइफ पूरी तरीके से खत्म होता जाएगा। इंसिनरेशन, तो हाई टेम्परेचर में बर्न करना, ये इनको इंसिनरेशन कहा जाएगा। डंप टू सैनिटरी सीवेयर, सैनिटरी सीवेयर मतलब कि जो गंदी नाली वगैरह होते हैं उनमें इनको बहा देना। तो ऐसी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनको जहाँ पर यूज़ ना हो उन जगह पे जाकर सैनिटरी सीवेयर में इनको डाल दिया जाता है। तो ये सभी मेथड यूज में आते हैं डिकम्पोजिंग के, ठीक है। होल्ड और डिके हो गया, और साथ ही साथ इंसिनरेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन एंड कंटेन, डाइल्यूट एंड डिस्पेंस, ये सारे डिस्पर्श, ये सभी मेथड होते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, ये आपके डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव में आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DUR का फुल फॉर्म क्या कुछ होगा, मैंने बोला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में बहुत सी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके डोजेज यूनिट रिव्यू, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, बिल्कुल ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। जो ड्रग यूज किया जा रहा है उनका रिव्यू लेना, यही क्या कहलाता है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का फंक्शन क्या कुछ है, देखिए, मैनेज पेशेंट हिस्ट्री, मैनेज मेडिकेशन लिस्ट, मैनेज क्लिनिकल डॉक्यूमेंट एंड नोट्स, ऑल ऑफ दिस। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की बात करेंगे, जो कि टेक्निक, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या कुछ हो गया, एक प्रकार से मोबाइल वाली सिस्टम हो गई या फिर कंप्यूटर की बोल सकते हैं, जो कि पूरी सारी चीज़ों को स्टोर करे। तो मैनेज करेंगे पेशेंट की हिस्ट्री, बिल्कुल, पेशेंट का मेडिकेशन लिस्ट वहाँ पर बना सकते हैं और मेडिकल क्लिनिकल डॉक्यूमेंट वहाँ पर बना सकते हैं। तो सारे काम यहाँ पर आएंगे, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, मैनेज करेंगे प्रॉब्लम लिस्ट को, और जितने भी कह सकते हैं, जैसे कि मेंटेन करेंगे पेशेंट के रिकॉर्ड को, सारे कंप्यूटर में सारी चीज़ें करते ही हैं। ओके, कंप्यूटर में सारे काम करते हैं हॉस्पिटल में, तो वही बोला गया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या एक प्रकार का कंप्यूटर का ही यूज़ का कह लीजिए। ओके, मेडलाइन प्रोड्यूस्ड बाय, मेडलाइन किन के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, तो मेडलाइन क्या है, एक प्रकार से इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि कोई भी मेडिसिन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल सके, तो वो आपके जनरली NLM के थ्रू किए गए हैं। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि कहाँ कुछ है, देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे बायोकेमिकल मेडिकल रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी मिलती है, नेट में आपको ये मेडलाइन के बारे में मिल जाएगा। विच ब्रांच ऑफ फार्मेसी प्रोवाइड पेशेंट केयर बाय ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन थेरेपी एंड प्रमोट हेल्थ वेलनेस एंड डिसीज प्रिवेंशन। ठीक है, तो क्या कुछ होगा, ये ऐसा कौन सा ब्रांच है जो कि प्रोवाइड करेगा पेशेंट केयर, ठीक है, पेशेंट को केयर, ऑप्टिमाइज करेगा मेडिकेशन थेरेपी को और प्रमोट भी करेगा वेलनेस के लिए, हेल्थ वेलनेस के लिए क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और डिसीज के प्रिवेंशन के लिए। तो हॉस्पिटल फार्मेसी आएगा, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, नॉन ऑफ दिस। तो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल क्लिनिकल फार्मेसी, अभी क्या बोला, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, जहाँ पर डिस्पेंस किया। अब देखिए क्लिनिकल फार्मेसी कैसा ब्रांच है जो कि क्या करेगा, जो ऑप्टिमम रूप से जो फार्मासिस्ट का जो ड्यूटी कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो पा रही है कि नहीं पेशेंट को, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है क्लिनिकल फार्मेसी वाले। ठीक है, जो क्या करेगा, मेडिकेशन थेरेपी सही से मिली कि नहीं, वेलनेस, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर ये करता है, डिसीज प्रिवेंशन पर काम करेगा, तो ये आपका क्लिनिकल फार्मेसी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे जरूर से, इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी के मेन डेफिनेशन से है। फुल फॉर्म ऑफ PNC। अब PNC क्या है, पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट ऑपरेटिव नेटल केयर, प्री ऑपरेटिव। तो पोस्ट नेटल केयर को PNC कहते हैं, फुल फॉर्म से यहाँ पर क्वेश्चन आते ही हैं। पोस्ट नेटल केयर क्या कुछ होता है, ये आपके मदर और न्यू बॉर्न जो होंगे, ठीक है, आफ्टर बर्थ जो न्यू बॉर्न होंगे, फर्स्ट 6 जो वीक हैं उनमें, फर्स्ट 6 वीक में उनको जो स्पेशल, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा प्री बर्थ हो जाता है उनका, तो 7 मंथ में, या फिर इमेच्योर होते हैं, तो ये इस टाइम में क्या किया जाता है, दोनों को ही केयर प्रोवाइड किया जाता है, मदर एंड जो बर्थ होगी चाइल्ड की उनको, तो दोनों को जब वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए तो पोस्ट नेटल केयर ये कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं यहाँ पर देखिए क्लिनिकल फार्मेसी के। ऑब्टेन एंड प्रिपेयर मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट ऑन एडमिशन, मॉनिटरिंग और ड्रग थेरेपी, पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल, तो क्लिनिकल फार्मेसी जो है, क्लिनिकल फार्मेसी जो क्या करेंगे, ऑब्टेन एंड प्रिपेयर मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट ऑन एडमिशन, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी, और बोला गया पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो ये बिल्कुल ये सभी चीज़ें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या काम है उनका, ऑप्टिमम केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, पेशेंट को ऑप्टिमम केयर प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना। तो ये क्या है, सारे काम इनमें आएंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे कि सारी चीज़ें उनको सही रूप से मिल रही कि नहीं, किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सारी चीज़ों का वो मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केयर इंटरवेंशन आर। फार्मास्यूटिकल केयर इंटरवेंशन में क्या आएगा, टू रिजॉल्व एंड प्रिवेंट ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम, टू इंक्रीज ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम,
ड्रग इंटरेक्शन नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, कभी भी जो आपके फार्मास्यूटिकल केयर्स हैं क्या वो इंक्रीज करेंगे ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम को? बिल्कुल नहीं। ड्रग इंटरेक्शन करवाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ड्रग थेरेपी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होगी उनको प्रिवेंट करेंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? टू रिजॉल्व एंड प्रिवेंट ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में। यदि आपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किया है अच्छे से तो आराम से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बिल्कुल आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। बहुत ही जनरल क्वेश्चंस यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बिहार फार्मासिस्ट की सीरीज से ज्वाइन कर जाइए टेस्ट सीरीज में। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर 160 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 125 टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट आपको मिलेगा, 22 सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर, साथ ही 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। तो जरूर से आप लोग क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। Which is the branch of medicine dealing with health and medical care of infant, children and adolescent from birth up to age of 18। मतलब कि बोला गया यहाँ पर ये कौन सा ब्रांच है मेडिसिन का जहाँ पर इन्फेंट मतलब बच्चों से लेकर पूरे मतलब कि बहुत छोटे बच्चे से लेकर इन्फेंट से लेकर अप टू 18 ईयर तक के एज तक के चिल्ड्रन का मेनली यहाँ पर क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। तो इनको हम क्या कहते हैं? पेडियाट्रिक कहते हैं। ठीक है, नियोनेटल जब बहुत ही जस्ट बर्थ के बाद की बात करें 6 वीक तक का जब उनका ट्रीटमेंट होगा तो आपका नियोनेटल कहलाते हैं। जेरियाट्रिक क्या होता है? जब बहुत ही ज़्यादा एज की, ठीक है, कह सकते हैं 65 एज तक के ऊपर के लोगों का, जहाँ पर 50 से ऊपर तक के लोगों का जहाँ पर ट्रीटमेंट हो तो वो आपके जेरियाट्रिक में आते हैं, वृद्ध लोगों का जहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पेडियाट्रिक करेक्ट आंसर। से लेकर अप टू एज 18 तक के, तो ये बच्चों का जहाँ ट्रीटमेंट होगा वो आपके पेडियाट्रिक में आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ FVC, FVC क्या होता है? ये आपके फोर्स वाइटल कैपेसिटी में आते हैं। इट मीन्स जितना भी ज़्यादा कैपेसिटी से एक्सेल किया जाए एयर को और उसे जितना से ज़्यादा हम लोग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग एक्सेल कर सके फोर्सफुली क्विकली आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना ज़्यादा हम इनहेल कर सकते हैं उतने कैपेसिटी के हम वो जितना ज़्यादा एक्सेल करें तो आपका फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। वो हमारी क्षमता है कि हम इतना एक्सेल और इनहेल कर सके। तो ये टर्म को याद रखेंगे। टाइडल वॉल्यूम हो गया, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडियल वॉल्यूम। तो ये वैसे आप लोग अपने जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हैं उनका उस पार्ट में आप लोग जरूर से स्टडी करेंगे, रेस्पिरेटरी पार्ट में। ठीक है, ये आप लोग ऐसे करेंगे, पर भी इन सारे टर्म को आपको जानना जरूर चाहिए। नेक्स्ट, नॉर्मल सोडियम लेवल इज, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल सोडियम लेवल कितना कुछ होगा? 135 to 145 MEQ पर लीटर। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। सोडियम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम का सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होता है। ओके, 135 to 145 MEQ पर लीटर। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका भी स्टैंडर्ड रेंज आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा में, क्योंकि पूछा जा सकता है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। फुल फॉर्म ऑफ AST, ये सभी क्या कुछ हैं? आपके एंजाइम्स, ठीक है, जो कि आपके लीवर फंक्शन वगैरह हो गए, इनके डायग्नोसिस के लिए यूज़ में आती हैं। AST जो कि क्या होता है आपका? ये एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज कहलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज, इनको कहते हैं SGOT के नाम से जिनको हम जानते हैं। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज जिनको हम कहते हैं, और जनरली लीवर सेल्स के फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं। लीवर प्रोटीन है भाई, और लीवर फंक्शन के डायग्नोसिस के लिए ये यूज़ में आते हैं सभी एंजाइम। चलिए नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी इज एसेंशियली। इकोकार्डियोग्राफी क्या कुछ होता है? तो ये आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं हार्ट के। हार्ट का अल्ट्रासाउंड क्या कहलाता है आपका? इकोकार्डियो। कार्डियक से हार्ट समझ लेना है, इको से अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इको मतलब कि अल्ट्रासाउंड और कार्डियक से हार्ट, तो हार्ट का जो अल्ट्रासाउंड होगा वही आपका इकोकार्डियोग्राम कहलाता है। ये आपने इमेजेस टीवी वगैरह में देखे भी होंगे। हीमोग्लोबिन परसेंट इज इंक्रीज्ड इन। हीमोग्लोबिन ऐसा कंडीशन जब हीमोग्लोबिन ही इंक्रीज हो जाए, जनरली आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया। पर अब हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाए तो अब इसे क्या कहेंगे? वो कंडीशन आपका
पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। वहीं पर ध्यान देंगे, जब WBC काउंट इंक्रीज हो जाए तो आप उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। तो WBC और RBC दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा तो पॉलीसाइथेमिया, और WBC इंक्रीज होगा तो ल्यूकेमिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि RBC बोला गया। RBC होगा तो पॉलीसाइथेमिया और WBC होगा तो ल्यूकेमिया। ओके, और जब कम हो जाए ब्लड तो उसे एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द नेचर ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन इज नॉट नोन विच टाइप ऑफ एंटीडोट इज यूज। जब पता नहीं है कि किस पॉइजन का यूज़ किया गया है, तब क्या दिया जाएगा, वहाँ पर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूनिवर्सल एंटीडोट। इसलिए इनको यूनिवर्सल एंटीडोट कहा जाता है, क्योंकि हर प्रकार के कह सकते हैं पॉइजन को ये न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या है कंपोजिशन, ये जरूर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम जहाँ पर 1 पार्ट होता है जो न्यूट्रलाइज करता है, एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट, और टैनिक एसिड आपके 1 पार्ट होते हैं। तो ये जरूर से ध्यान रखेंगे, कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। DIC स्टैंड्स फॉर, DIC का फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ये क्या होता है, जहाँ पर ड्रग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिले वो आपका DIC कहलाता है। फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ये आपका ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होगा। The information is presented by authors without any evaluation by a second party is the source। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आया है। अभी ऐसा सोर्स जो कि खुद ही जो ऑथर है, जिन्होंने पूरा रिसर्च करके वो सारे रिजल्ट्स को रेडी किया है, तो वो क्या है, वो प्राइमरी सोर्स है भाई इंफॉर्मेशन का, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को रीड करके वो सारी चीज़ों को प्रिपेयर किया है। कोई कहीं से सेकेंडरी सोर्स नहीं लिया गया है, कोई और बुक को फॉलो नहीं किया गया है, अपने रिसर्च पर ही बेस्ड उन्होंने आंसर दिया, तो ये आपका प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी सोर्स जहाँ पर वही आपके रिसर्च आर्टिकल्स आ जाएंगे। सेकेंडरी सोर्स क्या कुछ होगा, तो फॉर्मुलरीज, फार्माकोपियाज, रिव्यू आर्टिकल ये आएंगे, क्योंकि 2-4 बुक को देखकर वो किया गया। और टर्शरी सोर्स क्या कुछ होते हैं, तो टर्शरी सोर्स में आपका जो बिल्कुल इंटरनेट कह सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, एन एंटीडोट ऑफ आयरन पॉइजनिंग इज, आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या कुछ होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, एट्रोपिन, डेस्फेरोक्सामिन। तो डेस्फेरोक्सामिन को आयरन पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। वहीं पर लेड और मर्क्यूरी की पॉइजनिंग में पेनिसिलामिन को, मर्क्यूरी और आर्सेनिक में बाल, जिसे ब्रिटिश एंटीलुसाइड कहते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। और ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड के पॉइजनिंग में एट्रोपिन को यूज़ करते हैं। मॉर्फिन के लिए नेलेक्सोन। उसी प्रकार से क्यूमेरिन एंटी कोगुलेंट जो होते हैं, जैसे कि आपके वारफेरिन वगैरह, उनमें विटामिन के का यूज़ किया जाता है। वहीं पर हिपैरिन में प्रोटामिन का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासीटामॉल, जिसे एसिटोमिनोफेन कहते हैं, उनका एंटीडोट आपका एन-एसिटाइलसिस्टीन होता है। पूछा गया है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, ध्यान इनको रखेंगे। एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज, फार्माकोविजिलेंस क्या है, फार्मा मीन्स ड्रग और विजिलेंस मीन मॉनिटर करना। तो ये ऐसा ब्रांच है जहाँ पर ड्रग की पूरी मॉनिटरिंग किया जाता है, देखा जाता है इनमें किसी भी प्रकार का एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है, ड्रग कितना कुछ सेफ है, ये मॉनिटरिंग करना फार्माकोविजिलेंस का काम होता है। तो ये क्या कराएंगे, इंप्रूव करेंगे पेशेंट केयर, बिल्कुल। टू एसेस बेनिफिट रिस्क इफेक्टिवनेस, तो बिल्कुल ये क्या करेंगे, बेनिफिट कितना कुछ है उस ड्रग में, रिस्क कितना कुछ है, ये सारी चीज़ों को एसेस करेंगे, देखेंगे। प्रमोट करेंगे इफेक्टिव हेल्थ केयर, बिल्कुल इफेक्टिव हेल्थ केयर को प्रमोट ही करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है फार्माकोविजिलेंस का फंक्शन, फार्माकोविजिलेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेफ्टी पर वर्क करते हैं, ड्रग की सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन आ ही गया, क्वेश्चन जो मैंने बोला वो आ ही गया। फार्माकोविजिलेंस इज डन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ, क्या चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं कि ड्रग सेफ है कि नहीं, ये मॉनिटरिंग करना मेन काम होता है फार्माकोविजिलेंस का। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस की टीम जो होगी वो मेन काम यहीं पे करती है कि क्या है, रिस्क कितना कुछ है उस ड्रग में, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब ये ड्रग मॉनिटरिंग जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस, तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड वाइड WHO जो होते हैं वो वर्क करते हैं कि ड्रग का क्या कुछ इफेक्ट है, क्या कितने सेफ है। तो इनके लिए ड्रग सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए एक ब्रांच है जो कि उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर जो होता है। ठीक है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर होगा, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम जहाँ पर होते हैं, कराते हैं। ठीक है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर WHO। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मेडिकेशन एरर।
मेडिकेशन एरर मीन्स क्या कुछ होता है? एनी डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड मेडिकेशन प्रैक्टिस, एन अनइंटेंशनल एक्ट दैट मे काउज और लीड द इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज और पेशेंट हार्म। बिल्कुल, मेडिकेशन एरर मतलब कि इन अनइंटेंशनल, जानबूझ के तो नहीं किया जाएगा मेडिकेशन में एरर, बट अनजाने में ही इनअप्रोप्रिएट तरह मेडिकेशन का यूज़ कर लिया गया, ठीक है, या फिर जिसके पेशेंट को हार्म हो गया, तो ये आपका मेडिकेशन ही एरर कहलाएगा, ठीक है। जब कोई इम्प्रॉपर हो जाए चीज़, इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हर चीज़ में सचेत रहना होता है। मेडिकेशन एरर होने की बहुत चांसेस होती है जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है। टेलमैन लेटरिंग आ टर्म कॉइंड बाय, देखिए अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा साउंड अलाइक और लुक अलाइक वाले ड्रग, ठीक है, तो जिसको लासा ड्रग कहते हैं। तो ये जो साउंड अलाइक लुक अलाइक वाले जो ड्रग होते हैं, जो लिखने में भी सेम दिखेंगे और उनके बोलने में भी, ठीक है, तो सुनाई भी सेम पड़ता है, तो ऐसे में मेडिकेशन एरर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो क्या किया गया, लेटर्स को क्या किया गया, कुछ लेटर को टेल बना दिया जाए, मतलब कि कैपिटल लेटर का यूज़ करें, तो ये अलग से इंडिकेट होंगे, तो हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो टेलमैन लेटरिंग का टर्म आया गया था, तो जिन्होंने जो कि दिया गया ISMP के द्वारा दिया गया, जो कि क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस। मेडिकेशन प्रैक्टिस सेफ हो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है जो कि है इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस, उन्होंने ये टर्म दिया था। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज काउज व्हेन द पेशेंट इज नॉट प्रॉपरली मॉनिटर्ड बिफोर और ड्यूरिंग द थेरेपी, ठीक है, जब मॉनिटर सही से नहीं किया गया तो ये क्या कहलाएगा, मेडिकेशन एरर हुआ है। मेडिकेशन एरर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब मेडिकेशन एरर हुआ क्योंकि मॉनिटरिंग सही से नहीं किया गया पेशेंट्स को, तो क्या कहलाएगा, ये मॉनिटरिंग एरर कहलाएगा, ठीक है, नाम यहाँ पर इंडिकेट कर देगा। जब प्रिस्क्रिप्शन सही से नहीं दिया गया होगा, ट्रांसक्रिप्शन एरर, मॉनिटरिंग एरर और डिस्पेंसिंग एरर, ठीक है, डिस्पेंस नहीं करेंगे तो सही से, तो डिस्पेंसिंग एरर, तो ये टर्म से ही आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन को इनमें से कौन सा फैक्टर है वो बता रहा है। तो पेशेंट इनकम्पाइलेंस, बिल्कुल, यदि पेशेंट नहीं मानेंगे, बात को नहीं उस चीज़ का पालन करेंगे तो ड्रग इंटरेक्शन होने की चांस है। मल्टीपल प्रिस्क्राइबर, बिल्कुल, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन आप लेंगे, कभी इस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, कभी उस डॉक्टर से, कभी इस डॉक्टर से, तो वहाँ पर ड्रग इंटरेक्शन होने के चांस है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड वगैरह, अलग अलग मेडिसिन सजेस्ट कर दिया गया होगा। मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, बिल्कुल, एक दो ड्रग का कॉम्बिनेशन लिया गया, अलग अलग इनके और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ये मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, तो इसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। तो तीनों ही रीज़न हमारे हो जाएंगे ड्रग इंटरेक्शन के लिए, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। और क्या कुछ रीज़न है, ड्रग एब्यूज़, ठीक है, साथ ही साथ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से तो होना ही है फिर ड्रग इंटरेक्शन, है ना। मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर एंड फिजिशियन यूज़ करने से भी ड्रग इंटरेक्शन होने के मैक्सिमम चांस है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा भी था, फुल फॉर्म ऑफ ISMP, जिन्होंने टेलमैन लेटर वाला वर्ड दिया था, जिससे कि ड्रग जो कि आपका मेडिकेशन एरर है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशन फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इंस्टीट्यूशन फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी ड्रग है वो सेफली जो भी पेशेंट है उनको तक किया जाए, डिस्पेंस किया जाए, किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो जिससे कि उनको हार्म ना हो, मतलब कि मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज करने का इंस्टीट्यूशन रेडी किया गया है, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज़ किया गया, और जनरली यहाँ पर फुल फॉर्म पूछे जाने के चांस है, मैंने आपको बोला भी, इनको ध्यान में आप ज़रूर से रखेंगे। तो इसी प्रकार से बिहार फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर से GTC क्लासेस ऐप के थ्रू भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट इसी प्रकार से वीडियो लेक्चर्स के साथ। ऑल द बेस्ट।